नमस्कार बच्चों, क्लास 7th मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7 सर्वांग समता। ठीक है बेटा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं। सर्वांग समता होती क्या है, समरूपता क्या होती है, उसके बारे में हम कुछ परिभाषाएं डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। देखिए बेटा, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता शब्द का अर्थ होता है सर्वांग समता। ठीक है, सब देखिए, जिसका अगर संधि करे, अगर इसके टुकड़े करते हैं इस शब्द के, तो इस शब्द के टुकड़े करने का आंसर आएगा सर्व अंग क्षमता। क्षमता यानी समान। ठीक है, सर्व अंग, सर्वांग क्षमता। सर्व यानी सभी, अंग यानी कि त्रिभुज के जो भी अंग होते हैं। त्रिभुज के अंग कौन कौन से होते हैं? कोण और भुजा। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, कोण और भुजा। ठीक है, तो ये उसके हो गए अंग। और समता यानी कि समान। ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो, वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और जरूरी नहीं कि ये सर्वांग समता सिर्फ त्रिभुजों पे होती है, ये भुजाओं पे हो सकती है, कोणों पे हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इस किसी वस्तु के सभी अंग दूसरी वैसी की वैसी वस्तु के सभी अंगों से मिलती जुलती हैं, समानता रखती हैं, तो वह सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। समझ में आ गया सबको? वे सर्वांग सम त्रिभुज सर्वांग सम वस्तु कहलाती है। सर्वांग समता का जो निशान होता है बेटा, वो इस 2 बार उसके ऊपर ये टाइल, इस तरीके के निशान से उसको डिनोट करते हैं। ये होता है सर्वांग समता का निशान। समझ में आया? अब मैं आपको बता दूं कि सर्वांग समता जो रेखा और कोण वाली जो सर्वांग समता है, वो आपकी विषय से हट चुकी है। ठीक है, और आपके सिर्फ से कोर्स में रह गया है त्रिभुजों की सर्वांग समता। समझ में आया? यदि मान लीजिए, तो भी मैं कोर्स में हट गया तो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ठीक है, और सेम ऐसा 4 सेंटीमीटर का एक और रेखाखंड है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये रेखाखंड इस रेखाखंड का सर्वांग सम रेखाखंड है, सर्वांग सम रेखाखंड है। या फिर मैंने कह दिया एक आपके पास में 60 डिग्री का कोण है और दूसरा भी आपके पास में एक 60 डिग्री का कोण है, दोनों की डिग्रियां समान है। इसका मतलब वो दोनों आपस में सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम कोण है। समझ में आ गया आपको? इन्हें कहते हैं सर्वांग समता। ठीक है, अब हमारे पास है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता है हमारे, तो हम देख लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुज कैसे होते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए मैं इसको A, B और C नाम दे दूं, इसको P, Q और R नाम दे दूं। यदि AB जो भुजा है ये बराबर है PQ के, AB भुजा बराबर है PQ के, फिर मैंने कह दिया BC भुजा बराबर है QR के। ठीक है, BC भुजा बराबर है QR के, फिर मैंने कहा AC भुजा बराबर है PR के, AC भुजा बराबर है PR के। ठीक है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये तीनों भुजा इसकी बराबर है, तीनों भुजा इसकी बराबर है। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, ठीक है, ये तीनों भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। समझ में आ गया? दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे की सर्वांग सम त्रिभुज है। और अभी आप देखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बराबर होती है, यदि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर होती है, तो उसके सामने वाला कोण भी हमेशा बराबर माना जाएगा। समझ में आ गया? मैंने क्यों कह दिया है कि अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण क्या है? ये, और इसके सामने वाला कोण क्या है? ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर मैंने कहा कि अगर ये त्रिभुज है जिसकी ये भुजा
भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण तो ये और इसके सामने वाला कोण ये, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण C बराबर होगा कोण R के, फिर कोण A बराबर होगा कोण P के, फिर मैंने कह दिया कोण B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। तो तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो हो गया सर्व अंग। ऐसे त्रिभुज जिसके सर्व अंग समान है वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब आप देखिए सर्वांग समता को कुछ निश्चित नियमों में, कुछ इसके निश्चित नियम है उसमें बांटा गया है, ठीक है। तो इसको टोटल 4 नियमों में बांटा गया है। कितने नियमों में बांटा गया है? सर्वांग समता को 4 नियमों में बांटा गया है। वो 4 नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके कुछ 4 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है एस एस एस, दूसरा प्रतिबंध है एस ए एस, तीसरा प्रतिबंध है ए एस ए और चौथा प्रतिबंध है आर एच एस। समझ में आया? ये इसके टोटल 4 प्रतिबंध है, 4 सर्वांग समता के नियम है, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं, पहले नियम की तरफ चलते हैं। किसके तरफ चलते हैं? पहले नियम की तरफ। पहले नियम का नाम है एस एस एस, यानी कि इसका पूरा नाम होगा भुजा 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 भुजा, साइड 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 या भुजा भुजा भुजा, ये इसके सर्वांग समता का नियम है, ठीक है। ये किस प्रकार का होगा कि एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज XYZ, हमने कह दिया कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा दूसरी त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ, हम लिखा कि त्रिभुज भुजा AB जो भुजा है वो बराबर है x और y के, फिर जो BC भुजा है वो बराबर है y और z के, और जो AC भुजा है वो बराबर है x और z के, ये आपस में बराबर है, यानी कि ये S है, ये भी S है और ये भी S है। तो ये सर्वांग समता का कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों पे S S S भुजा 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 या साइड 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 सर्वांग समता का नियम लागू होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से ये SS नियम यहाँ पे प्रतिपादित होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान है, तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। जैसे आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी, फिर भी मैं इन चित्रों के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि एस 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 सर्वांग समता का जो नियम है उसकी परिभाषा किस प्रकार लागू होगी, ठीक है। लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से, संगत यानी वैसी की वैसी, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में, दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान है, तो वह त्रिभुज तो वे त्रिभुज, तो वह नहीं होगा, 2 त्रिभुज है इसलिए वे होगी, ठीक है। तो वे त्रिभुज एस 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 नियम द्वारा सर्वांग सम है, ठीक है। एस एस
एस नियम द्वारा सर्वांग सम है। ठीक है, कर दीजिएगा। समझ में आ गया आपको कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान है तो वे त्रिभुज एस 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 नियम द्वारा सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा है एस ए एस। एस यानी साइड, ए यानी एंगल, एस यानी साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे त्रिभुज की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा नियम हमारा कहता है एस यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या फिर हम कह सकते हैं कोण भुजा, नहीं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ये होता है सर्वांग समता का दूसरा नियम। कौन सा नियम है? सर्वांग समता का दूसरा नियम है। इसमें मान लीजिए दो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज एक और है जिसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दे दिया मैंने यूं कह दिया कि मान लीजिए जो एक्स भुजा है, एक्स और वाई भुजा जो है वो बराबर है पी और क्यू के। फिर मैंने कह दिया वाई और जो जेड भुजा है वो क्यू और आर के हैं। अब ये जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ ये दिए, आप चाहे तो ये दे सकते हैं, आप चाहे तो ये दे सकते हैं। कोई सी भी दो भुजा, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा, दो संगत भुजाएं, यानी इधर की दो भुजाएं हैं तो उधर की भी दो भुजा होनी चाहिए। ठीक है, दो संगत भुजा और इसके बीच बनने वाला कोण, ये दो भुजा है, इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बन गया, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, अब इन दोनों भुजाओं के बीच का ये वाला कोण अगर बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा और बीच का कोण और दूसरी भुजा, और इस त्रिभुज की भी एक भुजा और बीच का कोण और दूसरी भुजा अगर बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में एस ए एस सर्वांग समता के नियम द्वारा सर्वांग सम है। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया ए, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया ए, ये हो गया एस, हो गया ना एस ए एस। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको कि त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया कि जो एक्स और वाई भुजा जो है वो बराबर है भुजा पी और क्यू के। फिर मैंने कह दिया जो कोण नंबर वाई जो है वो बराबर है कोण नंबर क्यू के। ठीक है, और फिर मैंने कह दिया कि कौन भुजा जो y और z है वो बराबर है q और r के, यानी कि ये हो गया s, ये हो गया a, ये हो गया s। ये a s सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांग सम है। तो अंत में आंसर लिखेंगे त्रिभुज x y z सर्वांग सम त्रिभुज p q r के। समझ में आ गया? सर्वांग सम त्रिभुज p q r के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो ये है हमारा SAS नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तो इसकी परिभाषा बता दूं, बोल देती हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाले कोण के बराबर है तो वे त्रिभुज आपस में SAS सर्वांग सम नियम द्वारा सर्वांग सम है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए, तीसरा है ASA। तीसरा क्या है? ASA। ये ASA सर्वांग समता का जो नियम है इसका पूरा नाम है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। पूरा नाम क्या है? कोण भुजा कोण। समझ में आ गया यहाँ तक? है ना? तो ये तो नाम से आपको पता चले, सर्वांग समता के जो समीकरणों की जो नाम है, नाम से पता चल जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये दो कोण है और उनके बीच की भुजा। ठीक है, तो यदि एक त्रिभुज ले लिया हमने, दो त्रिभुज अलग अलग ले लिए, ठीक है, नाम दे दिया इसको DEF और दूसरे का देते LM और N, इसका DEF और इसका LMN। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने कह दिया कि मान लीजिए कोण नंबर जो E है, कोण
ई जो है वो बराबर है कोण नंबर एम के। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज LM और N में, ठीक है, कोण नंबर ई जो है वो बराबर है कोण नंबर M के। फिर मैंने कह दिया कि कोण नंबर F जो है वो बराबर है कोण नंबर N के। कोण नंबर F जो है वो बराबर है कोण नंबर N के, ठीक है। तो अब ये दो कोण तो आपस में बराबर हो गए, और जो दो कोण बराबर है उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। तो ये दो कोणों में, इस कोण में भी ये कोण जो है इसमें और ये कोण जो है इसमें, ये वाली जो भुजा है वो कॉमन आ रही है, ये वाली भुजा जो है वो कॉमन आ रही है। और इस वाले त्रिभुज की इस वाले कोण में और इस वाले त्रिभुज के ये वाले कोण में, यानी ये वाली भुजा कॉमन आ रही है, ठीक है। तो EF और MN बराबर होगी, तो लिखेंगे भुजा EF बराबर है भुजा MN के, ठीक है। तो हो गया ना ये AS और A, दो कोण और उसके बीच की भुजा, ये दो कोण और उसके बीच की भुजा, ये दो कोण और इसके बीच की भुजा, ठीक है। तो ये आपस में त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज LMN। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से ये करना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी उभयनिष्ठ भुजा के बराबर है तो वह त्रिभुज ASA सर्वांगसम नियम द्वारा सर्वांगसम है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा का हमारा क्या कह रहा है? चौथा है अलग। आप अब नाम देख रहे होंगे RHS। RHS, तो RHS का मतलब क्या होता है बेटा? RHS जो नियम है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे भी लागू होता है। अगर वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो ही ये नियम लागू होगा उस पे। कौन से त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री, दूसरा एक कर्ण और शेष कोई एक भुजा, शेष एक भुजा। समझ में आ गया? ये तीन चीजें 90 डिग्री, कर्ण और कोई भी एक भुजा, ये तीनों चीजें दूसरे त्रिभुज की तीनों चीजों से अगर मिलती जुलती है तो वह त्रिभुज RHS नियम द्वारा सर्वांगसम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक ये बनाया, या फिर आप एक आयत ही ले लीजिए, ठीक है। साफ साफ देख लेते हैं, आयत ले लीजिए प्रैक्टिकल। एक मैंने आयत ले लिया, आपको पता है जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पता है ना? ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर। मान लीजिए इसके बीच में एक विकर्ण है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो आयत होता है उसके प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया कि ये त्रिभुज तो हो गया PQR और S। तो एक तो त्रिभुज ये वाला बन गया और एक त्रिभुज ये वाला बन गया। तो मैं लिखा त्रिभुज PQS में PQS और त्रिभुज QRS, QR और S, दो त्रिभुज हो गए। इस वाले त्रिभुज में कोण नंबर जो P है, कोण नंबर P जो है वो समकोण है। कोण नंबर P और इसका कोण नंबर R, कोण नंबर R जो है ये दोनों आपस में कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। फिर आपको पता है कि हमेशा हमने 6.5 प्रश्नावली के अंदर देखा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, सब पता है ना आप सभी को। तो यहाँ पे भी समकोण ये है, समकोण के सामने वाली भुजा ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा ये, यानी कि ये क्या है? इसका कर्ण है। और कर्ण तो हमेशा इस चित्र के अंदर कर्ण तो उभयनिष्ठ आ गया, उभयनिष्ठ यानी कि इस वाले त्रिभुज में भी ये है और इस वाले त्रिभुज में भी ये है, यानी कि जो भुजा QS जो है वो दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ आ गई है और ये दोनों की कर्ण भुजा है। ये क्या है? दोनों की कर्ण भुजा है। और तीसरी कोई सी भी एक भुजा, मान लो अगर ये भुजा इसके बराबर है, मान लो ये भुजा इसके बराबर है, यानी कोई सी भी एक भुजा आ गई, ठीक है। तो कहने मतलब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में RHS नियम द्वारा सर्वांगसम होंगे। समझ में आ गया सबको? RHS नियम द्वारा सर्वांगसम
होंगे। तो इसकी परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की यदि एक समकोण त्रिभुज में, आप साफ बोलना, यदि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण भुजा कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज का समकोण कर्ण और एक अन्य भुजा के बराबर है, तो वह त्रिभुज आपस में RHS सर्वांग समता के नियम द्वारा सर्वांग सम है। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? चारों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब ये जब चारों नियम समझ में आ गए तो आपको कोई सा भी चित्र दे दिया जाएगा और आप इजीली उनको देख के पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपस में सर्वांग सम है। आप कहेंगे कि मैम अब आपने एक नियम ये नहीं बताया, कौन सा कि ए कौन कौन कौन, तो बेटा ये ऐसा कोई भी सर्वांग समता का नियम नहीं होता है। वैसे तो आप कहेंगे कि जब एस नियम है, भुजा भुजा भुजा, और फिर मैंने बताया कि इन भुजाओं के सामने वाले कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, इन भुजाओं के सामने वाले कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं है, बराबर तो होंगे बट ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपको नियम समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 7 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता, वो प्रश्नावली हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।